बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं GNN और प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में दो मैचेस के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के पहले ODI के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। छोटी टीम थी और हम पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन ये सोच रहे थे कि जिम्बाब्वे को हरा दिया जाएगा और फिर जो सेकंड मैच है उसमें भी अगर पाकिस्तान को फतह मिलती है तो ठीक, लेकिन अगर सेकंड मैच पाकिस्तान लूज भी करता है तो फिर भी एक चांस मौजूद होगा। लेकिन अब सूरत हाल कुछ ये बन गई है कि दूसरा मैच पाकिस्तान को लाजिम तौर पर जीतना होगा, नहीं तो सीरीज हमारे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि 3 मैचेस की ये सीरीज है और पहला मैच जिम्बाब्वे ने अपने नाम कर लिया है। सिर्फ अपने नाम नहीं किया बल्कि 80 रन के बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके साथ साथ दूसरा मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात करेंगे। टेस्ट मैच जिसमें इंडिया ने कामयाबी हासिल की है और जो पहली इनिंग्स थी उसके आगाज़ में यही लग रहा था कि शायद इस मैच में इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहिरा किया गया इंडिया की जानिब से और इस मैच को इंडिया ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने नाम किया है। स्कोर के हवाले से अगर बात की जाए तो 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई है। एक वक्त था नाजरीन के जब ये समझा जाता था कि कोई भी एशियन टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर जीत नहीं सकती, लेकिन जिस तरह से अब सूरत हाल वाज़े होना शुरू हुई है और अब यूँ लग रहा है कि सिचुएशन काफ़ी तब्दील हो गई है। अब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया जा रहा है और इतने बड़े मार्जिन से हराया जा रहा है। इन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, स्टैट्स के हवाले से बड़ी भरपूर ग्रिप रखते हैं हर चीज़ के ऊपर। इसके साथ साथ सलमान भट्ट साहब कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनको भी फिर शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। अहमद साहब, क्या कहेंगे? टॉस पाकिस्तान के पास था और जो कंडीशंस थी उस वक्त की, आप क्या समझते हैं कि डिसीजन ठीक था कप्तान का कि पहले बॉलिंग करेंगे और उनको दावत देंगे? देखें, सबसे पहले तो मतलब एक बिल्कुल अजीब सी इस वक्त कैफियत के अंदर हम सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में क्रिकेट देखने वाले हैं। पाकिस्तानी टीम की अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात होती थी। पाकिस्तानी टीम ने अभी चंद दिन कबल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ODI सीरीज़ हराई और हमें ज़रा उम्मीद पैदा हुई कि ये टीम जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारियों में लग गई है, ये टीम बाउंस बैक करेगी। जो काफ़ी अरसे से जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट हो, रेड बॉल क्रिकेट हो, उसमें मुश्किलात का शिकार थी। तो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ जीतने के बाद यकीनन एक रे ऑफ होप हमें मिली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरी की पूरी उम्मीद जो है वो कल ज़मीं बोस हो गई है बुलावायो के स्पोर्ट्स सेंटर में, जब पाकिस्तान की टीम 205 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। और आपने जो टॉस के बारे में क्वेश्चन पूछे, यकीन इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है रिजवान के इस डिसीजन के ऊपर। जब आप नए लड़कों को ट्राई करना चाह रहे हैं और आप नंबर 7 तक जो है वो 7वें नंबर पर कल बैटिंग करने के लिए इरफान खान जूनियर और आमिर जमाल आपकी टीम का हिस्सा है, हसीब आपकी टीम का हिस्सा है, इतनी लॉन्ग बैटिंग लाइनअप है आपकी और लड़के जो हैं वो रिलेटिवली नए हैं, तो आपने उनके ऊपर जाते ही जो है वो ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर चेज करने का एक बर्डन उनके ऊपर डाल दिया, बजाय इसके कि आप खुद पहले बैटिंग करते, लड़कों को ट्राई करते, उनको बैटिंग करने का मौका मिलता। और बहुत मतलब एक ना समझ में आने वाला डिसीजन है। एक तो ओवरकास्ट कंडीशन है, दूसरा ये है ओवरकास्ट कंडीशन में ऐसा होता है किसी वक्त भी ज़्यादा बारिश हो सकती है और पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो आपको पता है कि बारिश से मुतासिर हुई है, तो एडवांटेज जो है वो पहले खेलने वाले के पास रहता। उसमें फिर दूसरा जो पहलू है वो ये है कि आप चूँकि यंग रिलेटिवली बैटर्स लेकर जा रहे हैं, कामरान गुलाम हैं, साइम अयूब हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, मतलब पूरी टीम ही, हसीबुल्ला का नाम मैंने लिया, इरफान खान न्याजी का नाम मैंने लिया, आमिर जमाल का नाम मैंने लिया। इन लड़कों को आपको चांस देने का मौका तब मिलता है जब आप उनको पहली बैटिंग करने के लिए मैदान में उतारते और उनके ऊपर चेस का प्रेशर ना रहता। एग्जैक्टली। तो इस हवाले से ये यकीनन एक मुश्किल, लेकिन देखें, आपने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, आपने एक टीम को रिस्ट्रिक्ट किया 204 के ऊपर और फिर 205 रन चेज करते हुए जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आपके कदम यूं लड़खड़ाए जैसे आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो पर्थ में खेल रहे हैं। तो बिल्कुल मतलब हम टॉस हार भी गए। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मैचेस थे तो इतने कदम नहीं लड़खड़ाए जितने कदम के अब जिम्बाब्वे के खिलाफ लड़खड़ाए। क्या आप समझते हैं कौन सी ऐसी चीज थी जो परेशान किए हुए थी कौमी टीम को? देखें, अभी चैंपियंस कप हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले पाकिस्तान की टीम में जो है वो चैंपियंस कप खेला, एक हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट था। उसके अगर कुछ आदाद शुमार मैं आपके सामने रखूं तो उसमें जो पहले 9 मैचेस थे उनमें ऐसा हुआ था कि कोई भी टीम चेज करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। और जो पहले बैटिंग करने आ रही थी टीमें, उनमें से भी अक्सर टीमें ऐसी थी जो 50 ओवर पूरे ही नहीं खेल पा रही थी। 10वें मैच में जाके ऐसा हुआ था कि एक टीम ने चेज किया था और वो भी इसलिए किया था कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ऑल आउट हो गई थी।
तो या तो हम ऑल आउट हो जाते हैं या फिर हमारे से चेज ही नहीं हो पाता। तो पाकिस्तान क्रिकेट की वाइट बॉल क्रिकेट में जो वल्नरेबिलिटी जिसका हम तस्करा अक्सर करते हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट में सबसे ज्यादा ऑल आउट होने वाली टीम बन गई है। आपको याद होगा 7 ओवर का मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला T20, उसमें भी हमारे 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे। तो आप देखेंगे जिस किस्म की आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होगी वही रेप्लिकेट करेगा इंटरनेशनल अरीना के अंदर। चैंपियंस कप के अंदर जो आपकी कमी बेशियां थी वही नजर आई हैं कल के मैच में, और आपको जो है वो 50 ओवर खेलने इस वक्त मसला बने हुए हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग हो, चाहे वो किसी जिम्बाब्वे या श्रीलंका जैसी बॉलिंग हो। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी परेशानी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उस वक्त जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 3 महीने रह गए हैं। हम चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर इस हवाले से काफी डिबेट कर रहे हैं कि इंडिया की टीम खेलने आएगी या नहीं आएगी, लेकिन हमने अभी तक इस हवाले से अपनी तैयारियां हमारी यूं लगता है कि हमें कहीं ना कहीं अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाना चाहिए कि हम चैंपियंस ट्रॉफी अगर खेलते हैं तो उसमें हमारी क्या स्टैंडिंग होगी, हम किस तरह से 50 ओवर खेल पाएंगे। एग्जैक्टली अच्छा अहमद, ये कहिएगा कि मेन प्लेयर्स हमारे नहीं खेल रहे, तो नए तमाम के तमाम लड़के थे। आप क्या समझते हैं कि जो स्ट्रैटेजी रिजवान की जानिब से अपनाई गई बेहतर थी या फिर इसके अंदर लैक मौजूद था और कुछ चेंजेस होनी चाहिए थी प्लान में जो चेंजेस नहीं ली गई? देखें, आपने प्लेयर्स को रेस्ट करवाने की बात की है तो कल पाकिस्तान की टीम 60 ODI मैचेस के बाद पहली बार बाबर आजम के बगैर मैदान में उतरी है, और बाबर आजम के बगैर टीम का क्या हाल हुआ ये आपने देख लिया। ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है उन सब लोगों के लिए जो पाकिस्तानी क्रिकेट में होने वाली खराबियों का जिम्मेदार बाबर आजम को करार दे रहे थे। बाबर आजम रेड बॉल क्रिकेट हो या व्हाइट बॉल क्रिकेट हो, देखें अगर बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में होते ना तो फिर हम ये डिबेट करते हुए अच्छे भी लगते हैं कि बाबर आजम जो है वो स्लो खेलते हैं। बाबर आजम अगर इंग्लैंड में होते ना तो फिर हम ये डिबेट करते हुए अच्छे भी लगते हैं। मसला ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एलिमिनेट करने आपकी टीम से तो आपसे 50 ओवर नहीं खेले जाते। तो ये एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज मिला है उन सब लोगों को जो ये कहते हैं अब बाबर आजम को आपने टीम से निकालना है तो रिप्लेसमेंट तो लानी है ना। उसकी रिप्लेसमेंट जिन लोगों को आप लेकर आए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आप देख लें और अब जिम्बाब्वे के अंदर भी आप आगे देख लें, एटलीस्ट बाबर आजम रन तो करते थे ना। आप इस बात को छोड़ देंगे उनका स्ट्राइक रेट क्या होता था, एटलीस्ट बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान स्कोर तो करते थे ना, लेकिन अब तो आपसे स्कोर ही नहीं हो रहा। 205 रन का टारगेट था। आप इस बात पे चले छोड़ दें, आप अभी हमें डिबेट नहीं करते कि बैटिंग करनी चाहिए थी बॉलिंग करनी चाहिए थी। 205 रन का टारगेट था 50 ओवर की इस मॉडर्न डे क्रिकेट में, जिसमें 3-3, 350 रन बनना मामूल की बात है, और उसमें हमारी टीम ने 21 ओवर खेले, हम सिर्फ 60 रन बना पाए और हमने 6 विकेटें भी उसमें गंवा दी। तो यकीनन एक बहुत बड़ा गैप है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो पिछली पीसीबी की गवर्नेंस थी, जो पिछली पीसीबी की हिरारकी थी चलाने वाली, उन लोगों ने एक डिसीजन ये लिया था कि उन्होंने ये कहा था कि जो 32 से ऊपर के प्लेयर हैं, 32, 33, 34, 35 के जो प्लेयर हो चुके हैं, उनको अब हम सर्किट का हिस्सा नहीं बनाएंगे और हम नौजवान लड़कों को लेकर आएंगे। जिसकी वजह से ये हुआ कि नौजवान लड़कों को जब एक्सपीरियंस ही शेयर नहीं हुआ सीनियर्स का, तो एक बहुत बड़ा जनरेशनल गैप भी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो रिप्लेसमेंट आती है वो। अहमद, साथ ही मौजूद रहिएगा, बट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, साबिक क्रिकेट और कप्तान सलमान बट साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बट साहब, सबसे पहले पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के हवाले से मैच के ऊपर डिस्कशन जारी है, टॉस से बात का आगाज़ कर लेते हैं। आप समझते हैं कि जो डिसीजन लिया गया रिजवान की जानिब से टॉस के हवाले से, टॉस जीते लेकिन पाकिस्तान ने खुद बॉलिंग करने का फैसला किया, बेहतर था टीम के लिए? देखिए, टॉस तो इररेलेवेंट है। जब आप एक टीम को 50 ओवर के मैच में 205 रन पे आउट कर लेते हैं, पिच के अंदर कोई डीमंस नहीं थे, पिच के अंदर कोई ऐसी बला नहीं थी कि वहां पे रन्स करना मुश्किल था या वहां पे बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था या खेलना मुश्किल था। आई गेस के टर्न पाकिस्तान की तरफ से भी आगा सलमान का टर्न हो रहा था, आपके सारे बॉलर्स को भी टर्न मिला, उन्होंने 3 आउट किए, फैसल अकरम ने आउट किए। दूसरी तरफ तो रेगुलर स्पिनर भी कोई नहीं थे, यानी सिकंदर रजा और शॉन अरविन जो है वो दोनों बैट्समैन है जो साथ बॉलिंग कर लेते हैं। तो अगर आप उनके खिलाफ आउट हो रहे हैं और उसके बाद आप उनका नया बॉल नहीं निकाल पा रहे, मुदर बानी को इज अ गुड बॉलर, बट द पॉइंट है कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह की क्रिकेट खेल रही थी, आपको 205 रन करने हैं। जब आपको 205 रन करने हैं तो यू कैन टेक योर टाइम, आप 10 ओवर आराम से खेलिए, आप पहले 4-5 ओवर देख लें कि जी करना क्या हो क्या रहा है, और आप उस हिसाब से अपनी गेम को पेस करें, क्योंकि ये तो टोटल 5-7 ओवर आराम से खेल के भी 30-32 ओवर में हो जाना था। ये रन रुकने का चांस ही एक ही था कि आपकी विकेट्स गिरती रहती और आप विकेट्स गवाते रहे और विकेट्स पे आपका बस नहीं चल रहा था। और जिस तरह से हमारे प्लेयर्स आउट हो रहे थे, ऐसा लग रहा था नहीं ये वाले स्पिनर पिक ही नहीं हो रहे कि कौन सा गेंद ब्रेक होना और कौन सा बॉल सीधा रहना। अच्छा व्हाट्सएप, इसमें अभी भी हमारे कुछ टीवी के ऊपर, अब तो जाहिर है यूट्यूब का ज़माना है, हर बंदा जो है वो एनालिस्ट बना हुआ है, तो लोग ये कहना शुरू हो गए कि बारिश की वजह से हम जो है ये मैच हारे हैं 80 रन से।
तो क्या आपका ये ख्याल है कि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है? हमें तो ये लगता है कि हम तो 21 ओवर में 6 विकेटें गंवा चुके थे, अगर बारिश होती तो हम शायद 100 में आउट हो जाते। मुझे ये किसका कह रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। ये यूट्यूब के ऊपर तो कोई भी बैठ जाता है, कोई भी बैठ के जो मर्जी कह दे। हाउ डज ही क्वालिफाई टू टेल कि क्रिकेट के मैच पे क्या होना था? इसकी कोई क्वालिफिकेशन होगी ना। अब अगर आप जो अदालत के अंदर कोई भी जाके जज तो नहीं बन जाता, तो ये क्या कोई बैठ के क्या कह रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो बेचारे की जितनी नॉलेज है या जितनी उसकी थ्रो है उतनी बात वो कर देगा। तो आई थिंक उसका तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कह रहा है। द पॉइंट इज वेरी क्लियर कि हमारी डोमेस्टिक में भी जब वनडे टूर्नामेंट्स होते हैं हम देखते हैं कि टीमें 50 ओवर बहुत कम खेलती हैं। हमने भी ऑस्ट्रेलिया में देखा कि हमारी टीम 2 T20s में ऑल आउट हुई और एक 7 ओवर का मैच था जिसमें हमारे 9 खिलाड़ी आउट हो गए। तो अंदाजा आप ये लगाएं कि हमें आइडिया नहीं है। हम बात करते हैं कि बाबर आजम को जो है ना वो बाहर कर दे, बाबर आजम स्लो खेलता है, फलाना ये करता है, इमाम जो है उसका इंटेंट ठीक नहीं है। और भाई आप 50 ओवर नहीं खेल रख रहे। आप जो है टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर चौथे दिन हमारा टेस्ट मैच नहीं जाता था और हमारे जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, जो अफसोस की बात है कि कुछ ऐसे जो क्रिकेट खेले हुए हैं वो भी इस तरह की बातें करते हैं। तो बिलाशुबा उनके पास अपने एजेंडाज हैं, कुछ लोग हैं बैठ के वो बात करते हैं, दे शो देयर यू नो वेस्टेड इंटरेस्ट। वो मेरिट के ऊपर बात नहीं करते। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही ये है कि आपकी स्टेबिलिटी नहीं है। आपके बैटिंग ऑर्डर में या तो कोई आता है तो बहुत तेज कोई इनिंग खेल देता है, या फिर आउट होने पे आते हैं तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेते। सो आई गेस जो वनडे क्रिकेट है इसमें स्टेबिलिटी का फैक्टर है। पहले आप आते हैं पावर प्ले को उस हिसाब से खेलते हैं, इफ कंडीशंस अलाउ। अगर वो अलाउ नहीं करती तो आप इनिंग्स का बिल्डअप करते हैं और फिर जब आप सेट हो जाते हैं फिर आप उस चीज को लेके चलते हैं। आप 2019 के वर्ल्ड कप की मैं मिसाल देता हूँ कि रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरियां बनाई उस वर्ल्ड कप के अंदर, और वो दुनिया के एक ऐसे प्लेयर है जिनके 3 200 हैं वनडे क्रिकेट के अंदर। आप उस पूरे वर्ल्ड कप को उठा के देख लीजिएगा कि पहले 10 ओवर्स में इंडिया का 35 से 40 स्कोर होता था और रोहित शर्मा का 15 से 20 स्कोर होता था इंग्लैंड के अंदर। वो पहले 10 ओवर आराम से आके पूरी बारी लेता था और उसके बाद आप अगले उसके रन देख लें, मैचेस का रिजल्ट देख लें कि क्या होता। तो ये एक मेथड है, ये कोई T10 का मैच या कोई डबल विकेट का मैच नहीं है कि आप आए और आपने ठाठा शुरू कर दी और आपने ना सोचा ना समझा ना देखा। यहाँ पे तो आपके नए लड़के हैं, यहाँ पे तो ऑल द मोर रीजन है कि भाई आप पूरे ओवर बैटिंग करो, आप पूरे ओवर खेलो। और आई गेस के अगर आप टॉस के ऊपर बात करना चाहते हैं ना तो ज्यादा मुनासिब बात यह है कि क्योंकि यंग लॉट है, क्योंकि लड़के गए हैं और उन पे प्रेशर है और परफॉर्मेंस है, तो कोशिश करें कि आप बैटिंग पहले करें और आप 50 ओवर खेलें। आपकी बॉलिंग ऐसी है कि आप 240-50 भी करेंगे तो वो दूसरी टीम को मुश्किल करती है। जिम्बाब्वे के लिए हो सकता है और भी मुश्किल करती, लेकिन हम आई डोंट नो व्हाई वी चोज टू चेस, जबकि पता है कि उसमें नए लड़के इतने हैं और चेस में 1-2 विकेट्स जल्दी गिरे तो प्रेशर आ सकता है। बिल्कुल ठीक बट साहब, यानी कि बात तो ये है कि गेम प्लान नहीं था और जिस तरह से ना कोई प्लान था तो एग्जीक्यूट भी जाहिर है उसको नहीं किया जा सका। नाज़रीन अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे थे पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के मैच के हवाले से और अभी आकिब ने भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। तो आकिब सबसे पहले आपकी तरफ ही आएंगे, आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। कल के मैच के हवाले से क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी और किस हद तक वो एक्सपेक्टेशंस टूटी? देखें, एक्सपेक्टेशन तो सारी की सारी टूटी, कोई वैसी सलामत नहीं रही जो हमारी उम्मीद थी। जिस तरह स्पेशली जब हम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हमने 22 साल बाद वनडे सीरीज़ जीती थी, उसके बाद इस तरह का परफॉर्म करना समझ से बाहर था। कोई प्लानिंग कहीं किसी किस्म की नज़र नहीं आई। बल्लेबाज जो थे वो उनके पास एक सुनहरी मौका था, स्पेशली इस तरह की सीरीज़ जो होती हैं वो एक गोल्डन चांसेस होते हैं आपके लिए। इस तरह की चांसेस को वेल करके ही आप एक सुपरस्टार बनने की तरफ जो है अपनी राह हमवार करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हम हमेशा छोटी टीमों के ख़िलाफ़ आके हमारे हाथ पाँव भूल जाते हैं। और ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ तो हमने हमारा रिकॉर्ड कुछ ऐसा होता जा रहा है जिसमें ज़िम्बाब्वे हमारे सर पे जो है ना वो चढ़ गई और हम उनके खिलाफ मेंटली हार जाते हैं। आपने बॉलर्स की बात करें, वही आमिर जमाल, वही हसनैन जो चैंपियंस कप में अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा करते आए थे, उन्होंने पहली बॉल से ही जो है जो उनके ओपनर्स थे गैम्बी और जो एक और जो लेफ्टी ओपनर थे उन्होंने अटैक किया आप पे। और जब उनकी शॉर्ट सिलेक्शन देखें और हमारी शॉर्ट सिलेक्शन देखें, मुझे लगता है शॉर्ट सिलेक्शन इज़ द मेन डिफरेंस। वाहिद हसीबुल्ला थे मेरा ख्याल से जिनको एक अच्छा बॉल पड़ा था, अदरवाइज तमाम बल्लेबाज खुद जो हैं वो आउट हुए हैं।
अब्दुल्ला शफीक को देख लें, अच्छी भली फॉर्म आपकी लगी है, आपने थोड़ा सा स्कोर किया है, भाई क्या ज़रूरत है आपको चौथे मल्ले गेंद जा रही है उसके साथ छेड़खानी करने की। साइम अयूब हमेशा से ही वो जब बस उनका स्टाइल ही हमें अच्छा लगता है, अदरवाइज उनके रन्स बनाना जो है ना वो उनको लगता है खुद भी पसंद नहीं है। आपने नीचे रिजवान देख लें, रिजवान भी स्टक ऑफ हुए थे, इरफान नियाजी भी, सलमान अली आगा आई डोंट थिंक सो, पता नहीं उनको क्या हुआ है, या उनको वाइस कप्तानी का उन पर प्रेशर है, या पता नहीं किस चीज़ का, या खलाई मखलूक का उनका प्रेशर है कि वो जब से वाइस कैप्टन बने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ भी वो बिल्कुल नील रहे। उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ भी अभी तक जो है अजीबोगरीब किस्म से आउट हुए। तो बतौर हेड कोच आकिब जवेद, जिनका बड़ा जिक्र हो रहा था इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जो आकिब बॉल के नाम से मशहूर हो रही थी, उनकी पहली ही असाइनमेंट में, पहले मैच में ही हमें एक ऐसी शिकस्त हो गई है जिससे मुझे लगता है वापस आने के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का इनको जो है ना मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। परफॉर्मेंस वाइज नहीं, जब ये मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। जिम्बाब्वे अपने घर में हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग रही है। अगर वो आप कहते हैं कि जिम्बाब्वे छोटी टीम है तो अपने घर में हमेशा स्ट्रॉन्ग रही है। और उनके बॉलर्स देख लें, रिचर्ड ग्रावा देख लें, ब्लेसिंग मुजर रबानी देख लें, सिकंदर रजा, उनको आप मैच से बाहर ही नहीं कर सकते। आप चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, आप उनको मैच से बाहर नहीं कर सकते। तो अब पाकिस्तान के लिए अगले 2 मैचेस बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर हम जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज हार गए खुदा ना खास्ता, तो फिर हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली अभी तो मोराल कुछ कम हुआ है, फिर तो मोराल बहुत नीचे चला जाएगा। अब नाज़रीन, सूरत हाल कुछ ऐसी है कि दूसरा मैच पाकिस्तान को लाजिम जीतना होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान दूसरा मैच भी खुदा ना खास्ता हारेगा तो फिर वो जाहिर है सीरीज से ही आउट हो जाएगा। और जाऊँगा मैं सलमान भट्ट साहब की जानिब। सलमान साहब, कुछ सजेशंस भी सामने आ रही हैं कुछ चेंजेस के हवाले से। कहा जा रहा है कि हसीबुल्ला को ओपन कराया जाए, अगर अब्दुल्ला शफीक को रेस्ट दें और तैयब ताहिर को इन करें, तो आप समझते हैं कुछ चेंजेस करनी चाहिए या फिर इसी टीम को मजीद मौका देना चाहिए नेक्स्ट मैच के लिए? देखिए, इट मेक्स सेंस बिकॉज हसीबुल्ला का जो वजह शोहरत है वो उनकी सेंचुरियां हैं लिस्ट ए क्रिकेट के अंदर। और लिस्ट ए क्रिकेट में जब वो बैटिंग करते हैं डोमेस्टिक वनडे में, तो वो 50 ओवर के मैच में ओपन करते हैं और उनके तमाम 100 जो हैं वो टॉप ऑफ द ऑर्डर है, ज्यादातर जो उनकी सेंचुरी हैं। तो आई गेस के एक बच्चा जब परफॉर्मेंस देकर आता है तो उसको उसी जगह पर खिलाना चाहिए जहां पर उसने परफॉर्म किया हो। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है और उसे एक नया रोल मिलता है तो फिर डेफिनेटली उसका पूरा का पूरा प्लान चेंज होता है, उसमें टेक्निकल चेंजेस आते हैं, उसमें अडेप्टेबिलिटी का जो प्रेशर है वो भी बढ़ता है। तो आई गेस के इस्तेमाल वहीं पे करना चाहिए जहां पर उसकी यूटिलिटी है, जहां पे वो अच्छा करके आया है। और अब्दुल्ला शफीक बड़ी देर से आप उन्हें देख रहे हैं कि वो बहुत इनकंसिस्टेंट उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। सो आई थिंक आप जहां अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट कराया, आप उसको भी थोड़ा सा जो है ना, उसको भी थोड़ा टाइम ऑफ दे सकते हैं और वहां पर आप हसीब को उसकी जगह पर खिलाइए। और तैयब ताहिर भी अच्छी परफॉर्मेंस करके डोमेस्टिक में आए और वो नीचे मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें उनको अपनी जगह पर, हसीब को अपनी जगह पर आजमाना चाहिए। अच्छा, हसीबुल्ला की यहाँ अगर बात हुई है तो हसीबुल्ला की लिस्ट ए की जो बैटिंग एवरेज है, जैसे भाट साहब ने कहा कि वो चूंकि टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, हसीबुल्ला की लिस्ट ए में 51 की बैटिंग एवरेज है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उनकी एवरेज 38 है। तो प्रिटी डिसेंट एवरेज है, लेकिन उनका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है ये बहरहाल देखना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को। सही है। अच्छा भट्ट साहब, ये कहिएगा कि आप क्या समझते हैं कि साइम और अब्दुल्ला की जोड़ी को हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ आते साथ ऐसा क्या हुआ? क्या कोई बर्डन था, प्रेशर था, या मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, कंडीशंस ऐसी थी कि उस तरह से परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आ सकी? देखिए, इफ एनीथिंग तो दिस शुड बी इजियर देन ऑस्ट्रेलिया ना। ऑस्ट्रेलिया से पेस एंड बाउंस भी कम है, पिच में जो है आप उतनी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे बैट्समैन देख के हैरान हो, परेशान हो कि यार इधर मैं क्या करूंगा। तो इट्स अ मैटर ऑफ स्टेइंग देयर। जैसे ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने बारी ली, इनिशियली आके इन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया, इन्होंने कुछ ओवर जो है बॉलर्स को देखा और उसके बाद इन्होंने अपने शॉट्स खेले। वही मेथड इन्होंने यहाँ पे अप्लाई करना है। चले अब्दुल्ला शफीक थोड़ी बैड लक हो गई होगी, गेंद कोई टांग से नीचे जा रहा है वो हो गया, कोई आप फ्लिक मारते हुए आउट हो गए। लेकिन ऑन द अदर साइड आई थिंक साइम जो है, अगर उन्हें याद हो कि वो जब रन उन्होंने किए तो पहले 25 बॉलों में उनके 8 रन। सो ही वाज कॉन्सेंट्रेटिंग, वो देख रहे थे पूरा, उन्होंने नाप तोल के उसके बाद उन्होंने अपने स्ट्रोक्स खेलने शुरू किए थे। और कल जो है उन्होंने एक बहुत खुला ड्राइव मारा और आई थिंक इट वाज अर्ली ऑन। इतना छोटा टारगेट है, इट्स गुड टू बी पॉजिटिव। लेकिन अगर आप कहीं गए हैं और पहला मैच है और आप उसके खिलाफ नहीं खेले हैं तो मेरा ख्याल है 2-4 ओवर देख लेने में कोई हर्ज नहीं है।
ठीक है। अच्छा सलमान भट्ट साहब, ये भी कहिएगा कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने का हमेशा से कहा जाता है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि लैक कहां पर रहा? तमाम के तमाम नौजवान खिलाड़ी थे, एक्सपीरियंस प्लेयर्स को भी साथ होना चाहिए था। जैसे बाबर आजम की हम बात कर रहे थे कि बाबर आजम टीम से निकले तो साथ ही हमें यूं लगा कि जैसे बिल्कुल ही टीम की बैटिंग में जान ही खत्म हो गई। कहां आप समझते हैं कि इस फॉर्मूले में कहीं लैक रहा पाकिस्तान की मैनेजमेंट की जानिब से? देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी देखें कि वो किस काबिल है, और ये बड़ा ज़रूरी है। जब बाबर अंदर होते हैं तो हर चीज़ उनके ऊपर डाल दी जाती है, उसके ऊपर ओवर रिलायंस हो जाती है। अब जबकि जिम्मेदारी तमाम यंगस्टर्स या बाकी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके ऊपर आई है, तो एटलीस्ट दे शुड नो कि हाउ इट इज़, यू नो, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपने करके दिखाना। अब आपके पास आपका प्रीमियर प्लेयर नहीं है कि हर बात आप उनकी तरफ देखें कि जी बाबर करेगा तो स्कोर होगा। सो आई थिंक ये एक अच्छा लर्निंग कर्व है यंगस्टर्स के लिए। उन्हें जरा जिम्मेदारी फील हो रही है, उनके ऊपर जरा प्रेशर डाल रहा है कि मैच हमने जितवाना है। तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्लॉय बुरी नहीं है, बट इट्स जस्ट डिस्कवरिंग व्हाट वी हैव। हमारे पास जो प्लेयर्स हैं शायद वो अभी बहुत तैयार नहीं है, दे आर नॉट मैच्योर इनफ, और हमें ऐसे ही पता चल सकता है। बेंच पे जब तक वो बैठे रहे, सारी दुनिया कहती रही जी खिलाओ खिलाओ, खिला नहीं रहे, फलाना स्लो है, फलाना तेज है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। अब आपके सामने है। सो इनको, ये नहीं मैं कह रहा कि ये अच्छे नहीं है, लेकिन इनको कुछ मैचेस देने पड़ेंगे, इनके साथ पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये को ओवरनाइट तैयार हो जाएंगे। इनको तो ना पहले हमने ना ए टीमों के टूर कराए हैं पिछले कई सालों में, और ना ही हमने इनको जो है ना इस तरह के मैचेस खिलाए हैं जहाँ पे इन्हें इंटरनेशनली एक्सपोज किया जाए। तो ये अच्छी एक कह लें कि हिकमत अमली तो अच्छी है, बट देन द रिजल्ट्स वुड टेक टाइम, क्योंकि ये जैसे अभी बताया गया था कि 32 साल से ऊपर वाले नहीं खेलेंगे, एक्सपीरियंस शेयर नहीं हुआ, डिपार्टमेंट बंद कर दिए, प्रोफेशनल प्लेयर्स ने क्रिकेट छोड़ दी, 180 का पूल रह गया, पूल आपने श्रिंक कर दिया, 30 से ऊपर वाले आपने बाहर कर दिए, तो फिर प्लेयर निकलेगा कैसे? जब तक वो अपने से अच्छे से compete नहीं करेगा, तो सारे आपस में एक जैसे खेलेंगे तो किसका लेवल ऊपर जाएगा? आई थिंक ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो उस सिस्टम के अंदर मिसिंग था। ठीक है। अच्छा आकिब, आपके जानिब आऊँगा। आप नेक्स्ट मैच के हवाले से कोई खबरें सामने आ रही हैं कि कोई तब्दीलियां की जाएंगी, या यही टीम स्ट्रेंथ के साथ जाया जाएगा और इसी कम्बिनेशन को, इसी बैटिंग लाइन को दोबारा से मौका दिया जाएगा? कुछ खबर है इस मुतालिक? देखें, ख़बर तो ऑब्वियसली वहाँ से जो है वो फाइनल कॉल आकिब जावेद साहब की होगी, क्योंकि वो एज वहाँ पर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं और हेड कोच भी हैं। लेकिन जितना हमने रिजवान की कप्तानी के वाले से, अगर हमने जितना उनको देखा है, मुल्तान सुल्तान्स की जब वो कप्तानी करते थे, या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने 3 मैचों में कप्तानी की है, तो वो ज़्यादा चेंजेस के हक में नहीं है। यहाँ पे भी जब हम टूर मैचेस उनके कवर करते हैं तो वो टूर मैचेस में भी ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं करते। अब आकिब जावेद साहब क्योंकि वहाँ पे एज आ हेड कोच भी गए हैं, उनकी पहली असाइनमेंट भी है और वो एज आ सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं, तो ऑब्वियसली उनकी इनपुट भी होगी, फिर कप्तान की इनपुट भी होगी। दोनों बैठ के बातचीत करेंगे क्या सिचुएशन के हिसाब से हम खेलें। लेकिन सिचुएशन आपकी चेंज होनी नहीं, क्योंकि आपका अगला मैच भी यहीं पे है। तो अगला मैच भी जब आपका यहीं पे होगा, इस तरह की कंडीशंस में होगा, तो आपको इन्हीं प्लेयर से, आप ऑब्वियसली ये जो प्लेयर्स इन्होंने प्लेइंग 11 खिलाई है, ये इनकी बेस्ट ही होगी ना। उन्होंने समझा होगा कि ये बेस्ट आपकी प्लेइंग 11 है। आपके पास फैसल अकरम है जो एक अच्छे स्पिनर हैं, फिर आपके पास हसनैन जो इन फॉर्म अच्छा खेलते हुए हैं, हारिस रऊफ हैं, उसके बाद आमिर जमाल हैं। तो इसके अलावा इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। शाहनवाज दानी है, शाहनवाज दानी अगर लेके भी आते हैं तो मेरा ख्याल है मेरे लिए तो सरप्राइज होगा। हाँ, तैयब ताहिर को इनको लाजमी खिलाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह वो डोमेस्टिक में रन्स करते आए हैं और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है, तो मेरा ख्याल है उनको यहाँ पर एक चांस देना चाहिए। और वो तैयब ताहिर, हमने पहले भी देखा है कि वो लंबी इनिंग्स खेलने के उनको आता है कि वो क्या, मतलब उनको शौक है लंबी इनिंग्स खेलने का। एक तो होता है कि आप लंबी इनिंग्स खेल लेते हैं, एक शौक होता है, तो उनको शौक है तैयब ताहिर को खेलने का। अब्दुल्ला शफीक को, जिस तरह भी सलमान भाई ने बताया कि अब्दुल्ला शफीक को मेरा ख्याल है अब थोड़ा सा रेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि अब उनके चांसेस बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं। हसीबुल्लाह को ओपन करवाएं, आप साइम अयूब को भी रेस्ट करवा सकते हैं, अगर आपके पास पीछे बैकअप में कुछ पड़ा है तो साइम अयूब को भी करवा दें। लेकिन यहाँ पे चेंजेस मस्ट हैं। लेकिन फिर जब हम दूसरी साइड पे, जिस तरह मैंने बताया कि रिजवान की कप्तानी देखते हैं, तो रिजवान ज़्यादा चेंजेस के हाथ में नहीं है। सो लेट्स सी, 1 से 2 चेंजेस का इम्कान है, लेकिन वही कि रिजवान और आकिब जावेद जो हेड कोच हैं
वो बैठ के मुशावरत करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद जो फाइनल होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि एक से दो से ज़्यादा चेंजेस इसमें करेंगे वो। ठीक है, ज़बरदस्त। अभी दूसरे मैच के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, पर्थ टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन्स, एक बड़ा मार्जिन जिससे ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा, और एशियन टीम ने इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में। और पर्थ वो जगह है कि जहां पर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देना यूं समझा जाए कि जैसे नामुमकिन था। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सलमान भट्ट साहब, सबसे पहले क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? देखिए, इसमें यही है कि ऑस्ट्रेलिया ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ इस तरह का सलूक होगा। और वो भी पर्थ के अंदर। ये पहला टेस्ट मैच पर्थ में टैक्टिकली रखा ही इसलिए जाता है कि एशिया से आने वाली टीम को सबसे तेज तरीन और सबसे बाउंसी पिच पे खिलाया जाए और उनका कॉन्फिडेंस शैटर किया जाए, और 1-0 करके उन्हें 2-2.5 दिन में और पूरी सीरीज उन्हें प्रेशर में रखा जाए। अब टेस्ट तो पर्थ में ही हुआ है, लेकिन बाकी सब कुछ उल्ट हो गया। सारा का सारा प्रेशर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पे डाल दिया है। इंडिया ने लंबे रन्स किए हैं, ऑस्ट्रेलिया को 2 दफा आउट किया। 150 रन्स करके भी इंडिया ने 40+ रन्स की लीड ली है। और आई थिंक अगर आप उनकी क्रिकेट देखें, बैटिंग को, बॉलिंग को देखें, उनके यंगस्टर्स को देखें, नए प्लेयर ने, जायसवाल ने जो है 160 रन की इनिंग खेली है। केएल राहुल जो कि एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, लेकिन इस इंडियन टीम के अंदर कंपटीशन इतना है कि वो बार बार उनकी पोजीशन बदलती है। कभी वो ओपनर जाते हैं, कभी वो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, कभी वो लोअर डाउन दी ऑर्डर जाते हैं, कभी साथ कीपिंग करते हुए खेलते हैं। तो इतने सारे रोल्स के बावजूद जो है उन्होंने फिर ओपन पे आके एक दुनिया की कह ले के मुश्किल तरीन पिचेस में से एक के ऊपर बहुत ही शानदार बैटिंग की। और वो ओपनिंग पार्टनरशिप जो तकरीबन 200 रन से ऊपर गई है, या शायद 200 के करीब गई है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग वो ओपनिंग पार्टनरशिप थी। और आई गेस के वही बेसिस था इसको। और साथ जैसे उनका कैप्टन बुमराह ने जो बॉलिंग की है, बिलाशुबा इस टाइम दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं। तीनों फॉर्मेट्स के अंदर उन्हें मैच जिताना आता है। उनका इकोनॉमी रेट अच्छा है। कोई ऐसा स्पेल नहीं है जिसमें वो वापस आए, वो विकेट ना लें। और चाहे आप T20 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, चाहे आप वाइट बॉल वनडे देख लें, अब ये टेस्ट क्रिकेट में देख लें। सो आई थिंक आउटस्टैंडिंग है। और इंजरी के बाद जब से वापस आए हैं, असल केस जो इनका अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, कि ये इंजरी के बाद जब वापस आए हैं तो लगता है कि पहले से भी बेहतर हो गए हैं। ये और ज्यादा स्ट्रांग आए हैं और अच्छी जगह पे बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी स्पीड के साथ कर रहे हैं। जबकि हमारे यंग प्लेयर्स जो कि मतलब बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस दे रहे थे इंजरी से पहले, इंजरी के बाद जब वो आए हैं, ना वो पेस है, ना वो वेनम है, ना वो रिजल्ट्स हैं। सो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम क्या कर रहे हैं अपने प्लेयर्स के लिए, या क्या ऐसी चीज़ है जो मिस कर रहे हैं हम और जो हम बेहतर कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ इंजरी के बाद आने वाला जो प्लेयर है, उसने सारी दुनिया को कह लीजिए कि आगे लगा दिया है और उसने डोमिनेट किया हर जगह के ऊपर। सो आई थिंक कि इसमें इनकी जो बेसिक क्रिकेट है ना, जो 3 दिन की है, इनका एक प्लेयर खेल रहा है नीतीश कुमार रेड्डी। आपको पता है उसने अंडर 16 के अंदर एक विजय मर्चेंट ट्रॉफी के नाम से इंडिया में 3 डे कंपटीशन होता है जो BCCI कराता है। उस बच्चे ने एक इनिंग के अंदर 442 रन की इनिंग भारी ली हुई है, एक इनिंग के अंदर। और 8 इनिंग्स के अंदर उसने 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं उस ट्रॉफी के अंदर। और उसके बाद वो आगे फर्दर क्रिकेट खेला है। तो जो बच्चे 15-16 साल की उम्र में 3 दिन का मैच और 400-400 रन की इनिंगें खेलेंगे, उनकी गेम अवेयरनेस जो है वो जाहिर बात है कि बहुत फर्क होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सलमान भट्ट साहब, अगर मैच के आगाज की बात करें तो पहली इनिंग्स में हमने देखा कि 150 रन और पूरी भारतीय टीम आउट, लेकिन फिर साथ ही कम बैक किया और भारत ने इतने ज़बरदस्त तरीके से बॉलिंग की कि 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे सिर्फ 67 रन पर ऑस्ट्रेलिया के। आप क्या समझते हैं कि दूसरी इनिंग्स को अगर देखा जाए तो भारत की जानिब से बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बैटिंग में भी दिखाई गई? कौन सी ऐसी चीज़ थी कि जो बड़ी ज़बरदस्त रही भारतीय इनिंग्स में? सलमान भाई, इसमें एक और भी चीज़ ऐड कर लें अगर मुझे इजाज़त है तो। जी अच्छा, इसमें सलमान भाई ये बताइएगा कि उसने जॉश हेजलवुड ने एक इंटरव्यू दिया, उसने कहा है कि जी सवाल हुआ कि कहाँ आपको क्या लगता है परफॉर्मेंस कहाँ पे ख़राब हुई, तो जॉश हेजलवुड ने कहा कि यार मैं तो इतना ही कर सकता था, बाकी बल्लेबाजों की जिम्मेदारी थी। उसके ऊपर एडम गिलक्रिस्ट ने डेविड वार्नर से सवाल किया कि आपको नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में जो है वो ज़रा इख्तलाफात चल रहे हैं? फिर उस पर अभी थोड़ी देर पहले पैट कमिंस ने भी कहा है कि ये जो इख्तलाफाती खबरें हैं ये बेबुनियाद हैं, टीमें चेंजेस नहीं, टीम जो है वो चेंज नहीं करेंगे दूसरे मैच में, इसी जो है वो टीम के साथ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कोई इस तरह का मामला चल रहे हैं? क्योंकि सारे खिलाड़ियों की जो एज है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हुई है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट क्लियरली लैक्स क्वालिटी। ऑस्ट्रेलिया अब पहले जैसा पावर हाउस नहीं है।
और आप आज पहुंचे इस कंक्लूजन पे, कल पहुंचे हैं या कुछ अरसे बाद पहुंचे हैं। ये जो T20 क्रिकेट है ना, जैसे इसने सारी दुनिया को डिटेरियोरेट किया है स्किल लेवल्स को, इसने ऑस्ट्रेलिया को भी पकड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने अपने वक्त से पहले रिटायरमेंट ली। टॉक अबाउट माइकल क्लार्क, टॉक अबाउट शेन वॉटसन, ब्रैड हेडन, आप बात करें जो है इनके मिचेल जॉनसन की, आप बात करें माइकल हसी की, डेविड हसी की, तमाम के तमाम जो दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स में जाने शुरू हुए प्लेयर्स, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट्स ले ली। यहाँ भी एक यंग लॉट आई जो कि कंपैरेटिवली दुनिया से बहुत बेहतर थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लीग क्रिकेट ने उन्हें भी टेक ओवर किया। ऑल्दो कि ये जो इनका बेस्ट यूनिट है फास्ट बॉलिंग का, इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये लीग छोड़ देते हैं, जब बड़ा टूर्नामेंट आता है इनको प्रिजर्व कर लिया जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग क्वालिटी वो नहीं रही। स्मिथ जो कि लेग स्पिनर से बैट्समैन बने थे और बहुत ही शानदार ट्रांसफॉर्मेशन थी, वो ऑस्ट्रेलिया के कई सालों से नंबर 1 प्लेयर है। यानी कि जो ओरिजिनल बैट्समैन है, जो आए ही बैट्समैन था, उसमें ऑस्ट्रेलिया के पास क्वालिटी नजर नहीं आ रही। वार्नर को देख लीजिए, वो T20 फॉर्मेट से आए थे और वो टेस्ट में गए, उनका शानदार रिकॉर्ड है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया से बाहर वो रिकॉर्ड नहीं है। उसी तरह आप उनके जो बाकी प्लेयर्स हैं इनको देख लें, लबुशेन अरसे दराज से आउट ऑफ फॉर्म है, यहाँ तक कि इस टेस्ट में 52 गेंदें खेल के उन्होंने 2 रन बनाए थे पहली इनिंग्स के अंदर, ठीक है। और इसी तरह आप उनके बाकी प्लेयर्स देख लिए, जो उनके ओपनर्स आ रहे हैं, उस्मान ख्वाजा के साथ जो मैक्स स्विनी है, जो उनका पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने लड़के खिलाए, कहीं पे आपको वो वाली टॉप नॉच क्वालिटी नजर नहीं आती। और इंडिया डेफिनेटली विद टाइम दे हैव ग्रोन। और इंडिया का जो राज है मैं आपको बताऊं, वो 3 दिन की क्रिकेट है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया। इंडिया वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो कि अपने प्लेयर्स को एक लीग IPL के अलावा किसी दुनिया की लीग में खेलने की इजाजत नहीं देता। और उनके प्लेयर्स फर्स्ट क्लास खेलते हैं, उनके बच्चे 3 डे क्रिकेट खेलते हैं, और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो सारी दुनिया के सामने है। अच्छा, इसमें जो कि भट्ट साहब ने लैक ऑफ क्वालिटी का तज़किरा किया है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो टॉप 5 था जो इस टेस्ट मैच में, उसका जो एग्रीगेट स्कोर था वो सिर्फ 57 रन था। और बुमराह ने जो है वो हर 8 रन के बाद हर 9 रन के बाद एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को आउट किया। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी इस के अंदर दिखाई गई। मैं यहाँ पर जायसवाल के बारे में पूछना चाहूँगा भट्ट साहब, जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स खेली है दूसरी इनिंग्स में आके, और जायसवाल ने जो है वो 64% रन अपने स्क्वायर ऑफ द विकेट उन्होंने बनाए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो पेस हैवी और बाउंस हैवी पिच पर जिस तरह से जायसवाल ने बैटिंग का मुजाहरा किया, उस पर क्या तबसरा करेंगे और उसको किस तरह से मिलाएंगे अपने जो हमारे लड़के हैं उनकी क्वालिटी के साथ? देखिए, अगेन मेरा ख्याल है कि हम लोग यही गलती करते हैं। देखिए, दोनों का जो बिल्डअप है, दोनों जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं वो डिफरेंट है। उनकी पाथवे जो है उसमें बड़ी डिटेल है, उसमें 3-3 दिन का मैच है, और जब आप 3 दिन का मैच खेलते हैं तो उसमें हर चीज आती है, पिच रीडिंग से लेके गेम अवेयरनेस, बदलता मौसम, शाम के टाइम पिच क्या कर रही है, सुबह क्या कर रही है, लंच के बाद सेशन में क्या हो रहा है, तीसरे दिन क्या होगा, कैप्टनसी के डिसीजंस, बैटिंग में आपने रन्स लंबे किस तरह करने हैं, इनिंग्स को किस तरह बड़ा करना है, अगर बैट्समैन को जल्दी नहीं है तो बॉलर ने आउट किस तरह करना है। ये इतनी सारी लर्निंग जो है, इसमें से 5% भी नहीं होता T20 क्रिकेट के अंदर। तो यहां पर हमारा सबसे बड़ा लैक है। आप जायसवाल को देखिए ऑस्ट्रेलिया में पेस एंड बाउंस है, तो वहां पर तो आप कहीं पर भी चले जाएं, ज्यादा रन स्क्वायर ऑफ द विकेट होते हैं, और यही शो हो रहा है उनकी इनिंग्स में कि वो 64% रन है, और वो जो बाकी आया 34% है, वो भी इसलिए आपको नजर आते हैं 36%, क्योंकि बीच में स्पिनर ने काफी बॉलिंग की है और उसने स्पिनर्स को सामने खेला है। वरना जितने भी फास्ट बॉलर है उनको तो 90% रन जो है वो स्क्वायर ऑफ द विकेट ही होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। मैं ऑस्ट्रेलिया में 3 से 4 सेंचुरियां की हैं, हार्डली कोई सामने शॉट खाता है बॉलर, जब तक वो कोई यॉर्कर मारने की कोशिश ना करे तो उसमें फुल टॉस कर दे या ओवर पिच कर दे, तो ऑस्ट्रेलिया में सामने रन तो बहुत ही कम बनते हैं। या कह लीजिए कि कवर की तरफ नहीं, कवर पॉइंट की तरफ ज्यादा गेंद जाता है, स्क्वायर लेग की तरफ जाता है, आप कट खेलते हैं, पुल खेलते हैं, बैकफुट पे पंच करते हैं, स्लैश करते हैं, थर्ड मैन के ऊपर से जाता है। तो ये वो हैवी एरियाज हैं, स्कोरिंग एरियाज, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। और जायसवाल की आप अडेप्टेबिलिटी देखें कि ये इंडिया में रन कर रहा था, ये ऑस्ट्रेलिया में उसकी फर्स्ट अपीयरेंस है, लेकिन जिस तरह उसने अपनी गेम को पिक किया बैकफुट के ऊपर और जितना कंफर्टेबल वो लग रहा था, आप देखें ऑस्ट्रेलियन स्लेज करते थे दुनिया को, तो इस मैच में क्या हो रहा था कि ये स्टार को स्लेज कर रहे थे कि तुम बहुत स्लो, यू आर टू स्लो। कभी हमने इस तरह की चीज देखी ऑस्ट्रेलियंस के साथ। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए ना आगे काफी अलार्म बेल्स हैं आने वाले वक्तों में, अगर इन्होंने अपनी चीजों को ठीक ना किया। जायसवाल की अगर हम फर्स्ट क्लास भी नजर डालें तो जायसवाल ने जो अपने
जो जिनके उस हैबिट की जिनकी तारीफ़ की जा रही है वो ये है कि वो अपनी 50s को 100 में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने जो अपने पहले 8 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे उनमें 7 मरतबा उन्होंने 50 रन का जिनसा जो है वो उसको अबूर किया था, उनमें से 6 मरतबा वो सेंचुरी करने में कामयाब हुए थे। उनकी पहली 32 जो फर्स्ट क्लास इनिंग्स हैं उनमें उनके 10 100s हैं और 2 50 हैं। तो ये आपको बताता है कि लंबी बाई लेने की कितनी सलाहियत जो है वो उनके अंदर पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान साहब, बिल्कुल आखिर पे ये बता दीजिएगा, जाहिर है आपने कहा कि जो उनके लड़के खेलते हैं उनकी कंडीशंस पाकिस्तान की कंडीशन से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन एज ए टीम, एज ए मैनेजमेंट पीसीबी को क्या सीखना चाहिए, हमारे खिलाड़ियों को क्या सीखना चाहिए इंडियन क्रिकेट से? देखिए, हमें अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और पाथवे वो बनाना है जिसमें डिटेलिंग हो, जिसमें प्लेयर तैयार हों, जिसके अंदर सोशल मीडिया के प्रोडक्ट वाली चीज़ें ना हम लेकर आएँ। ठीक है, हमें 3 डे क्रिकेट इंट्रोड्यूस करानी है अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में। और पहले होता था, आपकी जो यूनिवर्सिटी की टीम है ये फर्स्ट क्लास खेलती थी, आपकी इंटर बोर्ड की टीम ग्रेड 2 3 डे खेला करती थी। तो वो चीज़ें फिर काफ़ी अरसे के लिए बीच में से ख़त्म हो गई। फिर एक दफा ये हुआ कि अंडर 19 का 3 डे भी नहीं हुआ। बहुत सारी चीजों को हमें ऐड करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। सलमान भट्ट साहब साथ मौजूद थे, अहमद सईद साथ मौजूद थे और आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।